नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, 26 दिसंबर को पूरे बिहार में बिहार दरोगा का परीक्षा आयोजित होने जा रहा है और वैसे में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है दोस्तों। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न आने की काफ़ी संभावना होगी, वैसे टॉपिकों को हम लोग अंतिम समय में एक बार रिवीजन कर लें। तो उसी क्रम में जो हमारा ये टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जहां से मुझे ये लग रहा है कि एक प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन चार बातों से सीधा प्रश्न आपके पेपर में रह सकते हैं। इन चार बातों को आप अपने मन में रख लीजिए। पहला, कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये जो भारत का राष्ट्रपति होगा ये पद कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन यहां ठहरने की आवश्यकता है। कार्यपालिका का प्रधान वो होते अवश्य हैं, लेकिन वे नाम मात्र के प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं और वो नाम मात्र के प्रधान हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और वे वास्तविक प्रधान हैं कार्यपालिका के। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित प्रावधान है। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वे चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये बात तो क्लियर है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता है। जबकि प्रधानमंत्री के केस में प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। इन दोनों बातों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। सवाल डायरेक्ट आता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है कि क्या होता है, तो आपको आंसर देना होगा कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय समान प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान करते हैं, तो आइए उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा है। इन दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सांसद होते हैं, वो अपने मत का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के
जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। वहीं राज्य में दोस्तों, राज्य की विधानसभा जो विधानमंडल का निम्न सदन होता है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। फिर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी, जहां विधानसभा की व्यवस्था है। और अभी आप हाल ही में पुदुचेरी में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, एन रंगास्वामी वहां मुख्यमंत्री बने हैं, तो करंट में आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली एवं पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में जहां के निर्वाचित सदस्य, जहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा मूल रूप से प्रावधान नहीं था। दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे ये मूल रूप से नहीं लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। ऐसा प्रावधान कब किया गया? तो 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992-93 में ऐसा प्रावधान किया गया कि दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो दोस्तों, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं आप ये तो समझ गए होंगे, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। तो केंद्र में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एवं केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी, जहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब भाग कौन कौन नहीं लेते हैं? तो केंद्र में लोकसभा एवं राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, लोकसभा में जो पहले आंग्ल भारतीय होते थे 2, और आपका राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य जो होते थे विभिन्न क्षेत्र से, कला से, विज्ञान से, साहित्य से। तो वैसे सदस्य जिनका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन हुआ है, निर्वाचन नहीं हुआ है, मनोनयन हुआ है, वैसे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है, देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्य में भी है, राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य ही हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी काम करती है, विधान परिषद का भी प्रावधान है अभी। तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर ही रखा गया है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रहेंगे। राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रहेंगे। और जो दो केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी और कौन है, वो दिल्ली है, तो दिल्ली और पुदुचेरी इन दोनों का भी जो अगर मनोनीत सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना भाग नहीं ले सकते। हालांकि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा होगी। लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत हुए थे या फिर जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भले ही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ना लिए हो, परंतु जब इन पर दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 55 में है। इसमें राष्ट्रपति को एक निश्चित कोटा में मत प्राप्त करना होता है और उसी का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। इसी में बताया गया कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा तथा एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की कुल जनसंख्या 50,000 है, ठीक है दोस्तों, 50,000 बहुत कम हो जाएगा, मान लीजिए 5 लाख है, और उस राज्य में जो निर्वाचित विधायकों की संख्या है वो 50 है। तो इस 5 लाख को हम लोग 50 से भागा देंगे और गुना करेंगे 1/1000 से, तो एक विधायक के मत का मूल्य यहां हमें ज्ञात हो जाएगा।
तो दोस्तों, यहां हम लोग देखें कि एक विधायक के मत का मूल्य ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह जब हमें सांसद के मत का मूल्य निकालना होगा तो कुल विधायकों के मत का मूल्य से कुल सांसदों के संख्या का जब भाग देंगे तो एक सांसद के मत का मूल्य निकल जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी प्रावधान की बातें कही गई है। सामान्य स्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है भारत में वो 5 वर्षों का होता है। हालांकि जब वो 5 साल की कार्यकाल पूरी कर लेते हैं राष्ट्रपति और अगला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिनिधि जब तक निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और 5 वर्ष पूरा करने से पूर्व भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को वो सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 56 में। सीधा प्रश्न आपको आ जाएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में तो 5 वर्षों का होता है और दोस्तों अमेरिका में कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। अब अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए केवल 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी मर्जी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है अगर वो जीतता है तो। हालांकि अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक बार से अधिक राष्ट्रपति बने हैं और वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो पद की गरिमा को देखते हुए एक बार जो राष्ट्रपति बन जाते हैं दोबारा वो खुद राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद के लिए दोबारा भी भारत में निर्वाचित हो सकता है कोई आदमी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी जितनी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है अगर वह चुनाव जीतता है तो। अब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता संबंधी प्रावधानों की बात कही गई है। राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता, तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं, उन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब भारत का नागरिक ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, बस उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना उम्मीदवारी रखता है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे पहला बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। जबकि अमेरिका में जो जन्म से ही वहां के नागरिक होते हैं वही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि भारत में बस भारत का नागरिक होना चाहिए, यही बातों का उल्लेख किया गया है। वो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक तो हो ही और साथ साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, न्यूनतम आयु, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। दोस्तों, राष्ट्रपति के संबंध में न्यूनतम आयु की बात कही गई है, अधिकतम आयु की बात नहीं कही गई। 35 वर्ष न्यूनतम आयु है जिसे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य समझा गया है। 35 के बाद वो कितने वर्ष का भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। दूसरा कि वो लोकसभा के सदस्य हेतु निर्वाचन होने का योग्य हो, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु उसमें योग्यताएं हो, तो वो राष्ट्रपति के लिए योग्यता रखता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के लिए ये सब तो योग्यता है ही, साथ ही कहा गया है कि वो लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद पर उस व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति से ये आशा की जाएगी कि वो लाभ के पद पर ना हो, तब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री के पद पर अगर वो होगा, राज्यपाल होगा, तो ये लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों।
तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए योग्यता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 59 में दशाएं हैं, शर्तें हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्त भी रखा गया है कि अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अगर निर्वाचित होना चाहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, तो वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ शर्तें रखी गई है। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्तों का उल्लेख रखा गया है, शर्तों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 59 में किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, जो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के समक्ष पेश करेगा। 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वो भारत के भी नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, और वो लाभ के पद पर भी नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन में अपना नामांकन करवा लेते और 15,000 का नॉमिनेशन फीस जमा करना होता है आरबीआई के समक्ष। तो इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा जटिल बनाने के लिए 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक की व्यवस्था भी रखी गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। ये सवाल तो डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रावधान को कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में चलाया जा सकता है सर्वप्रथम, तो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आप किसी खास सदन में ही राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करें। किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान विरोधी कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इसमें शर्त यही है कि जिस दिन जब आप किसी लोकसभा या राज्यसभा में इसमें शर्त यही है कि जब आप किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव रखेंगे तो आपको 14 दिन पहले इस बात की खबर राष्ट्रपति को देनी होगी कि उन पर आप महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। और जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाना है उसके 1/4 सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तभी आप महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब वो सदन महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 के बहुमत से पारित कर देता है तब उस प्रस्ताव को अगले सदन में भेजा जाता है। और इस बीच राष्ट्रपति को अपने बातों को रखने का अधिकार होता है। वो चाहे तो खुद भी या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपनी बातों को
मतलब सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, और अगर अगला सदन भी 2/3 के बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं और हिंदी में महाभियोग, जो कहां से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कहता है। तो दोस्तों ये 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी का सब ट्रिक बताता है प कानी कोका दुयो दशम। प से राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, का से राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, को से राष्ट्रपति का कोटा या निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 59 में राष्ट्रपति का क्या, 59 में राष्ट्रपति बनने की शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसी अनुच्छेद से एक सवाल आपको सीधा बिहार दरोगा के परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। चलिए कुछ और अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 62, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या फिर राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो उस समय में जो राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन का पदावधि होता है और जो नए राष्ट्रपति बनते हैं उनकी पदावधि होती है, उन बातों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 62 में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त हो जाता है। तो उस पद को आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है। तो इन्हीं सब बातों का उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी सजा को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, किसी सजा को वो अल्पीकरण कर सकता है, किसी सजा को वो कम कर सकते हैं। तो क्षमादान से संबंधित जो प्रावधान है राष्ट्रपति का, उसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 72 में किया गया है। अब जो अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बतलाता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस पावर होता है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करते हैं? जब देश में लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाते हैं और जब दोबारा सदन चालू होता है तो संसद का अनुमोदन प्राप्त होते ही वो कानून बन जाता है। अध्यादेश की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 6 सप्ताह की होती है और संसद का अनुमोदन प्राप्त करने पर ये 6 महीने तक अधिकतम रह सकता है। तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश संबंधी प्रावधान का उल्लेख है वो 123 में है अनुच्छेद में, और राज्यपाल का, अभी राष्ट्रपति का देख रहे हैं अध्यादेश जारी करने का शक्ति 123 में है, यहीं पे 213 कर देंगे तो ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद हो जाएगा। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। अब अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का अभी हम लोग अध्यादेश से संबंधित जो शक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 123 के तहत उसको देखें। राष्ट्रपति केंद्र संघ सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर
अध्यादेश जारी कर सकता है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तथा तो उस दौरान जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं इस अध्यादेश के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, जो अगला अनुच्छेद है वो 111 है। 111 में जब कोई विधेयक राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है तो वैसे विधेयकों पर राष्ट्रपति अपना जो होता है अनुमति या तो दे सकते हैं या उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, जो राज्यसभा एवं लोकसभा में जो विधेयक पारित हो जाते हैं और जब वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं तो वो उस पर अपनी सहमति दे भी सकते हैं या उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो वैसा अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। ये सब अनुच्छेद आजकल कॉमन हो गया है, सब बच्चे इसे पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः फोकस करना है 123 पर, 111 पर, 72 पर, 61 पर। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पारित होकर राज्यसभा या लोकसभा से जाता है तो वैसे में राष्ट्रपति या तो उसे सुरक्षित रख लेते हैं या उसे अपनी सहमति दे देते हैं। सहमति दे देते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक दोबारा उसे भेज सकते हैं एक बार, लेकिन अगर दोबारा फिर विधेयक पारित होकर के आ जाता है तो फिर उसे वे अपनी अनुमति देने के लिए वहां वे प्रतिबद्ध हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के लिए उन्हें शक्तियां प्रदान की गई है। 143 के तहत वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं कुछ विषयों पर, हालांकि वे इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी काफी संभावना है दोस्तों, एक प्रश्न यहां से आएंगे ही, इसे आप लिख करके ले लीजिए। 26 दिसंबर को बिहार दरोगा का परीक्षा होने जा रहा है। मैं खुद उसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा पिछले बार पास किया था, हालांकि मैं फिजिकल में रह गया। इस बार देखिए ऐसा लग रहा है मुझे कि एक प्रश्न यहां से आएंगे, तो इसे आप लोग अच्छे से राष्ट्रपति टॉपिक को कर लीजिए। मेरा ही वीडियो नहीं, और भी जो अच्छा से पढ़ाए हो वहीं पे जाके देख लीजिए, फिर इस टॉपिक को बढ़िया से कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जब इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है अनुच्छेद 61 में, तो उसमें वो हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा हम लोग अनुच्छेद 61 में करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्यगण हैं वो भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिए हों, लेकिन इनके महाभियोग की जब प्रक्रिया होगी तो उनमें वे उसका हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों 54 में हम लोग देख लिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन शामिल नहीं है, तो यहां से भी प्रश्न रहने की काफी संभावना होती है दोस्तों। तो 52, 53, 54 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 52 में कुछ खास नहीं, बस राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, और वो पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के औपचारिक एवं नाम मात्र के प्रधान होते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इन तीनों अनुच्छेद को आप एक साथ याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोटा का प्रावधान, एक निश्चित कोटा में मत प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति को, उसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। प्रत्येक मतलब हर राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है, और एक विधायक का मत जो निकाला जाता है उस राज्य में, जो उस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है
तथा उस राज्य में जितने निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं उससे डिवाइड किया जाता है और गुना 1/1000 करके एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड या फिर बिहार, मान लीजिए कि इसकी जनसंख्या 50,000 है। मान लीजिए सपोज करना है इसको कि 50,000 जनसंख्या है और यहां पर केवल 50 विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो ये इस राज्य की कुल आबादी बटा इस राज्य में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं उनसे डिवाइड किया जाता है और गुना 1/1000 कर देंगे तो एक विधायक के मत का वैल्यू हमें यहां प्राप्त हो जाएगा। और उसी तरह से फिर एक सांसद के मत का भी मूल्य निकाला जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 55 में है। एक निश्चित कोटा में राष्ट्रपति को मत प्राप्त करना होता है। अब देखिए अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी बातों का उल्लेख है। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है भारत में वो 5 वर्षों का होता है। शपथ ग्रहण की तिथि से लेकर 5 साल कार्यकाल वो अपना पूरा करते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का सामान्यतः कार्यकाल होता है।